हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेंद्र वर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ESC एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग CDP के अंतर्गत विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से क्या संबंध है, इस टॉपिक पर डिटेल में स्टडी करेंगे। जिसके अंतर्गत मैंने कई भी सारे छोटे छोटे सब टॉपिक रखे हुए हैं, जैसे विकास की अवधारणा है, बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और वृद्धि एवं विकास। तो इन सारे सब टॉपिकों से संबंधित ये मेरा वीडियो है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं विकास की, कि विकास होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल उस तरीके से नहीं रखा हुआ है, सिर्फ वन लाइनर में बनाया है ताकि ये आसानी से याद हो सके। तो पहला पॉइंट जो है, विकास क्या है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक, विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यंत चलती है। आगे जो पॉइंट है, यह प्रक्रिया गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती ही रहती है। सही है। जब बच्चा शुरुआत से जब बच्चा बनता है तब से लेकर बच्चे की मृत्यु तक ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। विकास की गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। होता भी है कि जब शैशवावस्था होती है तो वहाँ पर गति क्या होती है, वो तीव्र हो जाती है। फिर बाल्यावस्था आते आते विकास की गति में थोड़ा धीमापन आता है, और उसके बाद किशोरावस्था में पुनः गति तेज हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। आगे बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान को अब बाल विकास के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहले जो होता था कि बालकों का अध्ययन जब हम करते थे, बालकों से संबंधित कोई भी डिटेल स्टडी की जाती थी तो उसको बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। लेकिन अब आज के समय में बाल मनोविज्ञान का ही नाम बदलकर बाल विकास हो गया है। आगे बात करते हैं, मानव का विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। सही भी है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे विकास की अगर हम बात करें तो बालक का देखिए, जो बच्चा जब बहुत छोटा होता है, ठीक है, जन्म लिया, काफ़ी छोटा होगा, फिर धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसका साइज़ बढ़ता जाता है, तो इसको हम मात्रात्मक कह सकते हैं। गुणात्मक की बात करें, बच्चा शुरुआत में 1 2 3 नहीं पढ़ पाता, फिर धीरे धीरे वो 1 2 3 पढ़ना सीखता है, और आगे चलकर पूरी गिनती आने लगती है, फिर धीरे धीरे वो मैथ की कैलकुलेशन करने लगता है। तो इस तरीके से उसका गुणात्मक रूप कह सकते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं मात्रात्मक। अब जैसे यहाँ पे हमने वहाँ पे मतलब अगले पॉइंट में इसका डिटेल भी दे रखा है कि मात्रात्मक विकास में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना इत्यादि शामिल है, जबकि गुणात्मक विकास में योग्यता, क्षमता, अभिवृद्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व, चिंतन इत्यादि परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट जो भी मैंने समझाया, कि मात्रात्मक में वही चीज़ कि जैसे मान लीजिए बच्चे ने जन्म लिया तो उसका औसत वजन कितना होता है, 2.5 किलो। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी होनी चाहिए कि 2.5 किलो औसत वेट होता है बच्चे का। ठीक, तो वो मात्रात्मक हो गया। आज जैसे कोई 10 साल का बच्चा है तो उसका वेट कुछ और होगा, 5 साल का बच्चा है उसका वेट कुछ और होगा। इस तरीके से वो मात्रात्मक कहेंगे। गुणात्मक विकास में अभी जो मैंने बताया कि बच्चा 1 2 3 नहीं जान पाता है, शुरुआत में उसे पता ही नहीं होता क्या है, फिर धीरे धीरे वो 1 2 3 को पहचानने लगता है, बोलने लगता है, पढ़ने लगता है, फिर आगे चल के वो पूरी गिनती सीख लेता है, फिर मैथ की कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है। तो ये उसका कैसा विकास हुआ, गुणात्मक विकास हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, विकास में संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक दोनों बदलाव निहित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका सिंपल सा उदाहरण है यहाँ पे कि एक नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। जाहिर सी बात है, उसे अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो देखिए पूरे मतलब छटपटाने लगता है, रोने लगता है, इस तरीके से पूरा शरीर यूज़ करता है। और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। एक और सिंपल सा उदाहरण हम इसका ले सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को आप कोई पेंसिल पकड़ाओ, ठीक, तो पेंसिल के कुछ भी चीज़ पकड़ाओ, थोड़ी पतली होनी चाहिए, तो वो पकड़ने के लिए क्या करता है, पूरी की पूरी मुट्ठी का यूज़ करता है, वो पूरी मुट्ठी बंद कर लेगा, और जब थोड़ा बड़ा होगा तो वो फिर उंगलियों से पकड़ना शुरू कर देगा।
ये क्या है, ये बताता है कि विकास क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रहा है। विकास में उत्तेजना द्वारा सहायता नहीं होती। उत्तेजना का मतलब अगर हम चाहें कि नहीं आज ही ये काम हो जाना चाहिए, मतलब आज बच्चा 1 साल का है, कल वो बच्चा पूरा मैथ का कैलकुलेशन करने लगे, तो ये चीज़ हम नहीं चाह सकते, क्योंकि विकास एक क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। क्या है, एक धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये विकास जो है वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट है बाल विकास। बाल विकास में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास शामिल है। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, इसमें से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों होती है, हमें बाल विकास क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों अध्ययन करना चाहिए इसका। तो देखते हैं, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में छात्र का स्थान गौण था। एक क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन सकता है कि वैदिक काल की बात कर लें या पहले की समय की बात कर लें, तो वहाँ पर छात्र को इतना केंद्र में नहीं रखा जाता था जितना आज के समय में रखा जाता है। पहले कौन महत्वपूर्ण था, पहले शिक्षक महत्वपूर्ण होता था और शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान महत्वपूर्ण होता था। बालक आता था 3rd नंबर पे। आज की जब हम बात करते हैं, अच्छा पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं पूरा, कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में छात्र का स्थान गौण था तथा ज्ञान व अध्ययन का स्थान प्रधान था। ठीक वही जो मैंने अभी बताया कि शिक्षक द्वारा जो दिया गया ज्ञान होता था वही मेन होता था, कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है चाहे जैसे प्राप्त करें, छात्र को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें छात्र का स्थान प्रमुख है तथा शिक्षक केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। आई होप पॉइंट समझ रहे होंगे। आजकल हम जो भी काम करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, शिक्षक से मतलब टीचिंग से रिलेटेड, तो हमारा सेंटर क्या होता है, हमारा सेंटर होता है बालक। हम कोई भी काम करेंगे तो बालक को सेंटर में ध्यान रख कर करेंगे, कि अगर हमें कोई क्रियाकलाप करवाना है तो हमें पहले ये पता करना कि बालक क्या उस क्रियाकलाप को करने लायक है या नहीं है। इस तरीके की चीज़ें, जैसे कोई बात मान लीजिए, एक सिंपल सा उदाहरण दे देते हैं कि एक बच्चा चलने में असमर्थ है, ठीक, या चलने में छोड़िए, सपोज दैट कि वो लिखने में असमर्थ है, और आप उसको क्या करें, कहेंगे नहीं अब चलिए हम आपको इमला बोल रहे हैं आप लिखिए, तो क्या यह संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें उस बच्चे के हिसाब से काम करना। अगर वो लिखने में असमर्थ है तो हमें उसे बोलने का मौका देना है। ठीक, इस तरीके की चीज़ें, वो डिटेल स्टडी है, आगे इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। आगे पॉइंट क्या है इसमें, इसमें आगे कह रहा है कि एक शिक्षक को बाल विकास के सभी पक्षों का ज्ञान होना अति आवश्यक है और यह बाल विकास के अध्ययन से ही संभव है। जाहिर सी बात है, बाल विकास के सभी पक्ष की बात करें अगर हम, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, नैतिक हो गया, इन सारे पक्षों का ज्ञान तभी हो सकता है जब शिक्षक को बाल विकास के बारे में पता होगा। एक शिक्षक के लिए बाल विकास की जानकारी के अग्रलिखित लाभ हैं। एक शिक्षक को कौन कौन से लाभ, अगर हम बाल विकास, जैसे हम अपने आप को टीचर मान के चल रहे हैं, तो हमें बालक के विषय में कौन कौन सी जानकारियाँ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें बाल विकास से पता चलेंगी। और बाल विकास जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें उससे क्या लाभ होंगे, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। अब देखिए पहला लाभ क्या होता है, बाल विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायक। जाहिर सी बात है, बालक की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने में सहायक। बालक पढ़ने के इच्छुक है, पढ़ने का इच्छुक नहीं है, इन सारी चीज़ की जानकारी या उसकी मनोदशा के बारे में हम तभी पता कर पाएंगे जब हमें बाल विकास की जानकारी होगी। अगला पॉइंट है बाल निर्देशन व परामर्श में सहायक। ठीक है, अगर बच्चे को के साथ कोई समस्या है तो हम उस समस्या से जुड़ी जो भी उसकी मतलब दशाएं होंगी उनको ऑब्ज़र्व करके उनका हल बताएंगे बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें निर्देशन परामर्श के अंतर्गत आती हैं और ये तभी हो संभव होंगी जब आप बाल विकास का अध्ययन कर चुके होंगे। फिर है बालकों के भविष्य के संदर्भ में पूर्वानुमान करने में सहायक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को हम डिटेल में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हम बचपन में ही बाल देखकर लगभग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बालक आगे चलकर कैसा होगा। मान लीजिए बालक थोड़ा लंबा चौड़ा है, लंबा है, हष्ट पुष्ट है, तो हम उसको मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बालक आगे चलकर आर्मी है, पुलिस है या कोई खेल से संबंधित खिलाड़ी है, बन सकता है। तो ये हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो वही बने, वो तो उसकी रुचि पर डिपेंड करता है, लेकिन बालक को देखकर
हम उसके भविष्य के बारे में या बालक के साथ रहकर हम उसके भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आगे की बात करेंगे, बाल व्यवहार के मार्गांतीकरण व नियंत्रण में सहायक। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बालक के व्यवहार का जो है हम दिशा उसको दे सकते हैं। जैसे कोई बालक मान लीजिए मतलब चोरी करता है, तो हम उसको समझा बुझाकर उसके भविष्य को बना सकते हैं, उसकी ये गंदी आदत को छुड़ा सकते हैं, जिससे वो अपना आगे अच्छा जीवन जी सके। तो वही मार्गांतीकरण हो गया। नियंत्रण का मतलब ये हो गया कि जैसे काफ़ी क्रोधी स्वरूप का बालक है, तो हम धीरे धीरे ही उसके क्रोध को शांत कर सकते हैं, तो उसके व्यवहार पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। और ये सब किससे संभव होगा? ये सब तभी संभव होगा जब हमें बाल विकास के बारे में पूर्ण जानकारी होगी। तो इसीलिए एक शिक्षक होने के नाते हमें बाल विकास की जानकारी होना अति आवश्यक है। अब आते हैं बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला तो ये है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। इसके अंतर्गत क्या आता है कि बाल की विभिन्न अवस्थाएं जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वयासंधि, किशोरावस्था आदि का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? बालक के बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे वंश, परंपरा, वातावरण, परिपक्वता आदि। अगला पॉइंट है यहाँ पे बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत क्या आता है? शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, मूल्य विकास, भाषा विकास, व्यक्तित्व विकास आदि का विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक, किसके अंतर्गत? बाल विकास के विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत। फिर आगे बात करते हैं बालक की रुचियों का अध्ययन। तो बाल विकास जो है वो बालक की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। अब इस पॉइंट को अगर थोड़ा सा हम क्लियर करें तो ये कह सकते हैं कि कोई बालक मान लीजिए चित्रकला या आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं भाई, उसको आर्ट के क्षेत्र में हम उसकी जो उपलब्धि को है बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कोई बच्चा क्या है, उसकी मतलब कह लें कि वो रचना करने में बहुत सक्षम है, कविताएं लिखने में सक्षम है, तो उसको उचित दिशा निर्देश देकर लेखक या रचनाकार बनाया जा सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि बाल विकास जो है वो बालक की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। थोड़ा सा रुचियों के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है, और ये डिटेल मैंने जानबूझकर यहाँ पे रखी हुई है, तो पढ़ लेते हैं कि रुचियाँ क्या है? एक अर्जित व्यवहार है। तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं पे बन जाता है, एक क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहा है कि जो रुचियाँ हैं वो किस प्रकार का व्यवहार है? तो वो अर्जित व्यवहार है। रुचियाँ जन्मजात नहीं होती हैं बल्कि सीखी जाती हैं। जाहिर सी बात है, बच्चा पैदा होते ही ये नहीं कह देता कि मैं खिलाड़ी बनूंगा, पैदा होते ये नहीं कहता कि मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं टीचर बनूंगा, ठीक। वो तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसका मतलब इंटरेस्ट जिस भी क्षेत्र में आ जाए वो वही बन जाता है आगे चलकर। तो वही चीज़ यहाँ पे रुचियाँ अर्जित व्यवहार है, जन्मजात नहीं होती हैं बल्कि सीखी जाती हैं। 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंटों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। फिर है यदि बालक को किसी कार्य में रुचि होती है तो वह उसे शीघ्रता से तथा अधिक मनोयोग से पूरा कर लेता है। तो ये तो सीधे सीधे थॉर्नडाइक नाम सुना होगा आपने, या नहीं सुना है तो अभी जान लीजिए, बाकी इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक महोदय, इन्होंने भी यही एक सिद्धांत ही दिया है। इन्होंने 3 मुख्य सिद्धांत दिए हैं, वो सिद्धांत वगैरह तो ये उन्हीं से संबंधित है, ठीक। और जाहिर सी बात है, आप सीधे सीधे आप अपने आप को रख के देखिए यहाँ पे कि आप एक बच्चे हैं और आपको किसी कार्य को करने की रुचि है और वही कार्य करने के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या करेंगे? उस कार्य को बड़ी ही शीघ्रता से और बड़ा ही मन लगा के, मनोयोग का मतलब यही हुआ कि बड़ा ही मन लगा कर आप उस कार्य को पूरा करेंगे। फिर नंबर 5 पे पॉइंट है बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत क्या होता है? बालकों के शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है? ये चीज़ ये बताती है कि कोई भी बालक जो होता है वो एक समान नहीं होता। मतलब अगर 2 बालक हैं तो दोनों बालक एक जैसे
नहीं होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब ही यही है कि प्रत्येक बालक शारीरिक रूप से अलग होगा, मानसिक रूप से भी अलग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि बाल विकास की विभिन्न असामान्यताएं जैसे बौद्धिक दुर्बलता, मानसिक विकार, असंतुलित व्यवहार आदि के कारणों को जानने, उसके निराकरण हेतु उपाय बताने का अध्ययन किया जाता है। बौद्धिक दुर्बलता कि बच्चा आखिर क्यों नहीं सीख पा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो चीज़ें। मानसिक विकार जैसे हम पता कर, जैसे हमने आज पढ़ाया बच्चे ने तुरंत सुना दिया, कल फिर मैंने वही चीज़ उससे सुनी तो वो नहीं सुना पाया। ठीक, तो कोई ना कोई दिक्कत मान सकते हैं कि उसको होगी। तो उसका रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे, या मतलब कारण जानने का पता करेंगे कि बच्चा यहाँ से जाने के बाद रिवाइज़ करता है या नहीं करता है। तो इस तरीके से घर के माहौल पे डिपेंड करता है, घर का माहौल कैसा है, इस तरीके से। असंतुलित व्यवहार का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कक्षा में दो बालक हैं, बहुत फ्रेंडशिप है, लेकिन वो बात बात पे झगड़ा करते हैं, या कोई भी एक बच्चा है क्लास में हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ा करता है, तो ये उसका असंतुलित व्यवहार कहा जाएगा। अब हम एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे भाई, उसके इस व्यवहार के पीछे का जो कारण है वो पता करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि घर पे भी उसका कुछ ऐसा माहौल कि माता पिता बात बात पे लड़ाई झगड़ा करते हों, तो बालक सीखते क्या हैं, बालक भाई परिवार से या माता पिता को देखकर ही हर चीज़ सीखते हैं। तो इस तरीके से पता करेंगे कि असंतुलित व्यवहार का क्या रीज़न है। फिर उसको जो भी हमारे संभव मतलब हमारे हाथ में होगा, या हम जितना भी प्रयास कर सकते हैं उस व्यवहार को सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक शिक्षक का कर्तव्य होता है और उसे निभाना ही है। फिर बाल व्यवहारों एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत बालकों के विभिन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि यहाँ पे वह होगा कि वह क्रियाएं या वे क्रियाएं कौन सी हैं, उनसे बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा तथा इन परिवर्तनों का समायोजन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। कहने का साफ साफ मतलब यहाँ पे यही है कि कोई भी क्रियाकलाप अगर हम सिखाने जा रहे हैं तो हमें पहले ये पता कर लेना है कि कोई बालक उन क्रियाकलापों को सीखने के बाद कैसा व्यवहार करता है। ठीक, या कोई क्रियाकलाप सीखने पर उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो कितना सीख पा रहा है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं के अध्ययन, ये बाल विकास के अंतर्गत किया जाएगा, उसका एक क्षेत्र है। फिर बालक अभिभावकों के संबंध का अध्ययन। इसके अंतर्गत बालकों का अपने अभिभावकों के साथ कैसा संबंध है, इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। सीधे सीधे पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो इसमें बालकों के विभिन्न शारीरिक मानसिक योग्यताओं के मापन व मूल्यांकन का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे कुछ बाल विकास के क्षेत्र थे यहाँ पर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि हमें किन किन क्षेत्रों में बालकों का अध्ययन करना पड़ता है या करते हैं हम लोग बाल विकास के अंतर्गत। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला वंशानुक्रम, बालक के शारीरिक विकास, रंग, रूप, लंबाई, तार्किक क्षमता, बुद्धि व स्वास्थ्य पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि पूछ भी सकता है वहाँ पर कि जो बाल विकास है या किसी बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में देखना चाहें तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो जिनके माता पिता मतलब कह लें कि लंबाई में लंबे हैं, मतलब कद लंबा है माता पिता का, तो जनरली उनके बच्चे भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक, जिन माता पिता की आंखें क्या होती हैं, भूरी होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बालकों या उनके बच्चों की भी आंखें भूरी होंगी। तो ये सब किस वजह से है, ये सब वंशानुक्रम की वजह से है। जो माता पिता मतलब जिन माता पिता का रंग साफ होता है, गोरे होते हैं, तो उनके बच्चे भी गोरे होंगे लगभग, मतलब जनरली चांसेस यही रहते हैं। और ये रंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और जो माता पिता सांवले होते हैं तो उनके बच्चे भी सांवले रहते हैं। रूप, लंबाई, तार्किक क्षमता, ये एक यहाँ पे परिभाषा भी है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे जनरली बुद्धिमान ही होते हैं, या कह लें ठिगने, या कह सकते हैं कि छोटे कद के माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो छोटे कद के होते हैं। तो इन सब का प्रभाव, ये सब क्या है, ये सब जेनेटिक है, जेनेटिकली होता है। इसका तो एक सिंपल सा रीज़न ये भी, मतलब एक उदाहरण और हम दे सकते हैं कि जैसे किसी माता पिता में से किसी एक को
कोई गंभीर समस्या है, तो काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि उनके बच्चों को भी वो समस्या ट्रांसफ़र हो सकती है जिनके माध्यम से। तो ये सारे जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो कैसे प्रभाव हैं, ये वंशानुक्रम से संबंधित प्रभाव हैं। फिर आगे आते हैं, बुद्धि की बात करेंगे। तो बालक की बुद्धि उसके शारीरिक व मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये तो जाहिर सी बात है, यही कारण है कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, तथा मंद बुद्धि वाले बालकों में विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा होगा, बाकी थोड़ी सी डिटेल हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कि बुद्धि भी विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अगर कोई बच्चा तीव्र बुद्धि का है तो हम लोगों ने जनरली देखा होगा कि बच्चे क्या होते हैं, जो मतलब प्रतिभाशाली बच्चे या तीव्र बुद्धि वाले बच्चे, उनका काम मंद बुद्धि वाले बच्चों से बहुत जल्दी हो जाता है और अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से करते हैं, जबकि जो कम बुद्धि वाले या मंद बुद्धि बालक होते हैं वो पिछड़े रहते हैं, लगभग हर कार्य में वो पिछड़े रहते हैं। बाकी एक पॉइंट यहाँ पर और है कि मंद बुद्धि वाले का बालकों में विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। अगर आपने मंद बुद्धि बालक देखा होगा तो देखा होगा कि बच्चे की उम्र हो जाती है 20 साल। ठीक है, बच्चे की उम्र 20 साल, ये शारीरिक उम्र हो गई। लेकिन जब हम उसकी मानसिक आयु की बात करते हैं तो मानसिक आयु बहुत ज़्यादा रहती है 5 साल। तब 20 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करता है। तो ये क्या है, ये बुद्धि का ही तो प्रभाव है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, वातावरण। वातावरण का बाल विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण जो है बालक के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ इत्यादि शामिल हैं जो बालक के व्यवहार तथा शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो ये तो थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज हो गई। इसको सिंपल से बात में हम ये समझ लें कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले, जो ठंडे जगहों पर या ठंडे देश कह लो, ठीक है, वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं तो उनकी अगर आप त्वचा देखें, जो शरीर के ऊपर की त्वचा है, तो वो जनरली क्या होती है, वो पतली रहती है। ठीक, और वहीं इसके जस्ट अपोजिट गर्म प्रदेशों में रहने वाले, जो गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग होते हैं तो उनकी जो त्वचा होती है वो मोटी होगी और कलर में कैसी होगी, काली होगी या सांवली होगी, और इनकी गोरी या साफ होगी। तो ये प्रभाव क्यों पड़ रहा है भाई, इंसान तो वही है ना। तो गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों की त्वचा मोटी और काली होगी, ठंडे जगहों पर रहने वाले लोगों की त्वचा पतली और गोरी होगी। तो ये प्रभाव किसका है, ये वातावरण का ही प्रभाव पड़ता है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि शिशु के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म के उपरांत तक माँ का आहार शिशु के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अतः इस दौरान माँ द्वारा पौष्टिक आहार ग्रहण करने पर ही बालक का समुचित शारीरिक व मानसिक विकास हो पाता है। बाल विकास में आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब बच्चा पेट में आता है तब से लेकर उसके जन्म तक माँ को चाहिए कि वो हमेशा पौष्टिक आहार ही ग्रहण करे। ठीक, मदिरा हो गई या किसी भी प्रकार का धूम्रपान हो गया, वो ग्रहण करने से या उसको लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका बच्चे के स्वास्थ्य पर, बच्चे के विकास पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आहार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये मान लीजिए, ये तो विकास की पहली कड़ी भी कह सकते हैं हम लोग। अगर ये चीज़ नहीं है, विकास की पहली कड़ी, अगर आहार सही से नहीं लिया गया तो बच्चे के विकास में कहीं ना कोई बाधा जरूर उत्पन्न होगी। तो आहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विकास में। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य की। बालक का शारीरिक स्वास्थ्य बालक के शारीरिक व मानसिक विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। बाकी सिंपल सा उदाहरण हम यहाँ पे रखे हुए हैं, देख सकते हैं कि यदि कोई बालक बाल्यावस्था में अधिक दिनों तक रोगग्रस्त रहता है तो इससे बालक का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब मान लीजिए बालक को परमानेंट बुखार आ रहा है, परमानेंट उसको फीवर आ रहा है, तो क्या उसका पढ़ने में मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा।
तो जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो इससे उसका मानसिक प्रभाव प्रभावित हो रहा है, मानसिक विकास जो है वो प्रभावित हो रहा है। और कंटिन्यू फीवर आ रहा है तो उसके शरीर की भी जो शारीरिक विकास भी होगा वो भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक स्वास्थ्य भी है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है बाल विकास में, कि बालक के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्राव होने वाले हार्मोन्स बालक के शारीरिक व मानसिक विकास तथा व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप ये ले सकते हैं कि बालक की जो लंबाई है उसका संबंध थायराइड ग्रंथि से होती है। तो एक क्वेश्चन तो देखिए यहीं भी बन गया कि कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि बालकों की लंबाई से संबंधित होती है, वो हो गई थायराइड ग्रंथि। जबकि बालक की हड्डियों व दांतों का विकास एवं बालक का संवेगात्मक व्यवहार पैराथायराइड ग्रंथि के स्राव पर निर्भर करता है। इसी प्रकार बालक के पुरुषत्व व स्त्रीत्व के लक्षण बालक के जनन ग्रंथियों पर निर्भर करते हैं। तो वही चीज़ है कि बालक की लंबाई हो गई, उसका कद हो गया या उसका व्यवहार हो गया, तो ये सब, इन सब में जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती हैं। आगे आते हैं, फिर लास्ट पॉइंट है ये लैंगिक भिन्नता। तो बालकों के सापेक्ष बालिकाओं का मानसिक विकास व शारीरिक विकास पहले ही पूर्ण हो जाता है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट सा फैक्ट है। ये तो जनरली हम लोगों ने देखा भी होगा कि अगर दो छोटे बालक हैं, एक जिसमें से एक लड़का हो और एक लड़की हो और दोनों का डेट ऑफ बर्थ लगभग सेम हो, तो हम क्या देखेंगे कि लड़की का जो विकास होगा वो पहले होगा और लड़के का विकास बाद में होता है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे वृद्धि। तो वृद्धि क्या है, यहाँ भी मैंने जैसे वहाँ पे विकास की बात की गई थी वन लाइनर में ही, वैसे ही हमने यहाँ पर वृद्धि को रखा हुआ है। तो वृद्धि क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सिंपल सा पॉइंट है, स्वाभाविक प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि अगर हम ना भी चाहें, हम चाहें या ना चाहें, वृद्धि होकर रहेगी, हम वृद्धि को रोक नहीं सकते हैं। वृद्धि क्या है वो अभी आगे और पॉइंट में क्लियर करेंगे। यह गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। तो एक पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ये है, वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। तो ये दोनों पॉइंट लगभग लगभग एक जैसे हैं कि गर्भावस्था से शुरू होकर प्रौढ़ावस्था तक लगभग 20-22 साल तक या 18 साल तक वृद्धि होती है। उसके बाद वृद्धि मान लीजिए कि लगभग लगभग रुक जाती है। वही चीज़ यहाँ पे है कि वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। फिर वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। कोशीय वृद्धि से तात्पर्य है शारीरिक वृद्धि से, ठीक है, किससे, शारीरिक वृद्धि से। जैसे छोटे बच्चे के हाथ बहुत छोटे छोटे होते हैं और 20 साल का बच्चा अगर हो जाए तो वही हाथ उसके बड़े हो जाते हैं। तो ये सब क्या, ये कोशीय वृद्धियाँ, कोशिकाओं में वृद्धि होती है। वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे, जो कोशिकाओं की वृद्धि होगी तो सीधे सीधे किससे संबंधित होगा, शरीर से या शारीरिक से होगा। ये पॉइंट ये शारीरिक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। आगे बात करते हैं, वृद्धि मात्रात्मक होती है, जैसे लंबाई, भार, चौड़ाई, आकार। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे एक क्लियर हो जाता है। जैसे एक से आपसे पूछ ले कि वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है, तो वृद्धि कैसी है, मात्रात्मक है, और विकास क्या है, विकास जो है वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। ठीक, गुणात्मक की बात की गई थी, जैसे बच्चे का बुद्धिमान होना, उसकी योग्यताओं का विकास होना, कुशलताओं का आ जाना। और मात्रात्मक तो सीधे सीधे भार बढ़ना, बच्चे का वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये सारी चीज़ें मात्रात्मक होती हैं। फिर वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है, तो ये तो सेम पॉइंट ही है, यहाँ पे इसको आगे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वृद्धि का संबंध शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता से है। तो ये पॉइंट भी वही मैंने जो भी इस वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि आप क्या, अगर कोई बच्चा मान लीजिए 2 महीने का है, तो अगर हम चाहें या ना चाहें, ठीक, हम चाह कर भी उस बच्चे की आयु बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये शारीरिक हो गया। मानसिक की अगर बात करें तो मानसिक में भाई बच्चा, वही जो मैंने पहले उदाहरण दिया था, थोड़ा सा चेंज कर देते, जैसे वो छोटा बड़ा नहीं पढ़ पाता या ABCD उसको पढ़ना नहीं आता, 4 महीने का 5 महीने का बच्चा है, छोटा ABCD के बारे में कुछ नहीं जानता, आप कितना भी पढ़ाएं नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ेगी उसकी, तो वो इन अक्षरों को पहचानने लगेगा, फिर धीरे धीरे इन अक्षरों को बोलने लगेगा, फिर पूरी ABCD आ जाएगी और धीरे धीरे वो पूरी इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सीख जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें मानसिक परिपक्वता से संबंधित हैं। और शारीरिक की बात करेंगे तो वही चीज़ कि 2 महीने का बच्चा है तो उम्र बढ़ेगी, 20 साल का हो जाएगा, इस तरीके से। तो इनमें हम चाहकर भी इनको रोक नहीं सकते हैं, ये चीज़ें ही ऐसी हैं। यहाँ पर बाहरी कह सकते हैं कि जो बाहरी कारक होते हैं, बाह्य कारक होते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज़ पे, वृद्धि पर। हाँ, बाकी वो मानसिक वंशानुक्रम ये सब तो प्रभाव डालेंगे ही, वातावरण डालेंगे ही। लेकिन जैसे इच्छाओं का बात कर लें, हम चाहकर भी इनमें कुछ कर नहीं सकते। फिर आगे बात करते हैं, वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है, ये पॉइंट मैंने अभी क्लियर कर दिया। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है। आप 2 बालक ले लीजिए, एक ए ले लीजिए, मान लीजिए दूसरा बालक बी है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि ए का विकास और बी के विकास में हमेशा अंतर होगा। ए कोई काम पहले सीख जाएगा, बी उसी काम को बाद में सीखेगा। कभी कभी बी किसी दूसरे काम को पहले सीख लेगा, ए को सीखने में दिक्कत होगी। तो ये सब क्या है? ये सब वैयक्तिक या व्यक्तिगत भेद होता है, इसी को वैयक्तिक भिन्नता बोला जाता है। आगे डिस्कस करते हैं, अगला क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम ये क्लियर कर लेते हैं तो वृद्धि के साथ साथ हम विकास को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे वृद्धि शारीरिक होती है, जबकि विकास क्या है? शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। वृद्धि मापनीय है, माप सकते हैं, बच्चा 2 फुट का है या 4 फुट का है, नापा जा सकता है। लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है। हम ये नहीं पता कर सकते कि बच्चे के अंदर 2 किलो विकास हुआ है या 2 फुट का विकास हुआ है, नहीं, ये संभव नहीं है। फिर यह मात्रात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है, हम इसको लिख के दर्शा सकते हैं कि कोई बच्चा 5 फुट 6 इंच का है, ये दर्शाया जा सकता है। लेकिन विकास को हम बिल्कुल भी दर्शा नहीं जा सकते, ये गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है, ठीक, ये मात्रात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। इसको लिख सकते हैं, इसको लिखकर दर्शाया नहीं सकते हैं। यह दिशाहीन होती है और इसकी विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ये तो क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से पॉइंट। दिशाहीन का मतलब ये है कि वृद्धि में आपका क्या हो सकता है कि बच्चा कभी कभी मैथ को पहले सीख लेगा, कभी कभी अगर मानसिक विकास की बात करें हम यहाँ पर, तो ये दिशाहीन होगी। लेकिन विकास क्या होगा? विकास एक निश्चित क्रम में ही चलेगा, ठीक। बच्चा मतलब जैसे सर बढ़ना, फिर उसके बाद शरीर बढ़ना, हाथ पैर बढ़ना, ये सारी चीज़ें अगर वृद्धि से भी रिलेट करके पढ़ें इसको, तब आगे बात करते हैं। यह निश्चित आयु तक चलने की वाली प्रक्रिया है और निश्चित आयु के बाद ये रुक जाएगी। जबकि विकास क्या है? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत, मतलब जीवन पर्यंत चलता है। फिर वृद्धि या इसका अर्थ क्या है? संकुचित होता है या विकास का ही एक तत्व या घटक है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि विकास के अंदर ही शामिल है। अगर इस चीज़ की हम बात करें, वैन आरेख बना लें, तो ये विकास हो जाएगा और ये वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वृद्धि विकास के अंदर ही शामिल होती है, इसीलिए कहा गया कि यह इसका एक घटक है। और विकास का अर्थ बहुत व्यापक है, जीवन पर्यंत चलता है तो व्यापक होगा ही। आगे बात करते हैं, वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं। अभी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को हम लोग कि भाई आज बच्चा मान लीजिए 2 फुट का है, 2 फुट 5 इंच का है, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वो 4 फुट 5 इंच का हो जाएगा। तो ये क्या है? ये हमें दिख रहा है कि बच्चा बढ़ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है। लेकिन विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो हमें स्पष्टता दिखाई नहीं देते। हम ये नहीं देख के नहीं बता सकते कि बच्चा कितना बुद्धिमान है या बेवकूफ़ है, इस तरीके की चीज़ें। इसमें व्यक्तिगत भेद होते हैं, प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है। लेकिन जब विकास की बात करते हैं तो विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर सीमा में अंतर होता है। इस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि कोई, वही मैंने अभी 2 बालक बताया कि कोई 2 बालक, जैसे एक ए है और एक बी बालक है, तो समान, भाई इसमें जो विकास होगा वो होगा तो समान दर से। समानता इसलिए पाई जाएगी कि इसका भी सर पहले ही बनेगा तो इसका भी सर पहले ही बनेगा, ठीक। इसका शरीर बनेगा तो फिर इसका शरीर बनेगा, मतलब जो चीज़ें इसमें होंगी वही चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो ये सारी चीज़ें समानता इसमें पाई जाएगी, लेकिन दर अलग अलग होगी। हो सकता है कोई जल्दी परिपक्व हो जाता है, किसी को परिपक्व होने में काफ़ी समय लगता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। ये फिगर मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया हुआ है
कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। तो देखिए ये यूपी असिस्टेंट टीचर 2019 में पूछा गया है, यही 69,000 शिक्षक भर्ती है। फिर सीटेट 6 to 8 में पूछा गया है, बिहार टेट में पूछा गया है, और राजस्थान टेट या रीट कह लें, इन सब में, और एमपी टेट, कई सारी जगहों पर ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। बाकी यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट क्लियर नहीं है, सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, मतलब यूपी टेट और सीटेट से रिलेटेड। तो इसमें यही है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वृद्धि और विकास, इन दोनों को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। वंशानुक्रम पढ़ चुके हैं हम लोग कि वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है, कि वही गोरे माता पिता की संतान गोरी होना या लंबे माता पिता की संतान का लंबा होना, ये वंशानुक्रम हो गया। पौष्टिक भोजन, अगर गर्भावस्था में बालक है और माँ अच्छे से खा पी नहीं रही है तो बालक का विकास और वृद्धि दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। शुद्ध हवा तथा प्रकाश, तो जहाँ का वातावरण, ये वातावरण की बात कर रहा है यहाँ पे, जहाँ का वातावरण अच्छा होगा वहाँ के बालकों का विकास भी बहुत अच्छे से होगा, विकास और वृद्धि दोनों अच्छे से होंगे। और यौन विभेद, लड़का और लड़कियों की बात कर रहा है कि लड़की का विकास पहले होता है और लड़कियों का बाद में होता है, सॉरी गलत कह गए, लड़कियों का विकास पहले होता है और लड़के का विकास बाद में होता है। और बुद्धि भी प्रभाव डालती है, इसके बारे में डिस्कस किया गया। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, रोग तथा चोट की बात करते हैं, जैसे बचपन में किसी बच्चे को कोई गंभीर चोट लग गई तो जिससे मान लीजिए विकलांगता आ गई बालक को, तो उसका वृद्धि और विकास कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर से ज़रूर होगा। पारिवारिक परिस्थितियाँ, ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसी भी बालक के विकास और वृद्धि में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्योंकि जब पारिवारिक परिस्थितियाँ अच्छी होंगी, परिवार का जो माहौल है, सीधे सीधे तो माहौल पर ही विकास और वृद्धि डिपेंड करता है, कि परिवार का माहौल अगर अच्छा है, पढ़ा लिखा परिवार है, सांस्कृतिक माहौल है, या मतलब नैतिकता से संबंधित माहौल है, तो विकास अच्छा और सही दिशा में होगा, ठीक, वृद्धि सही दिशा में होगी। और लेकिन अगर परिवार में वही आपस में लोग गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा कहते हैं, तो बालक भी वही सीखेगा, तो ये अच्छी तरह से कह लें या शुद्ध विकास उसका नहीं माना जाएगा। फिर संस्कृति बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे अगर हम सीधे सीधे इसको धर्म से रिलेट कर दें, तो हिंदू धर्म के बालकों का विकास उनके धर्म के अनुसार, मुस्लिम धर्म के बालकों का विकास उनके अपने धर्म के अनुसार, बाकी जितने भी धर्म हैं सबके धर्म के अनुसार बालकों का विकास होता है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया यहाँ पर। आई होप वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा आप लोगों को। अगर फिर भी कुछ चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि सजेशन देने वाली हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज हम लोगों ने विकास की अवधारणा को, एक मिनट, इस वीडियो में विकास की अवधारणा, बाल विकास की आवश्यकता, उसके क्षेत्र और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि एवं विकास तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक, इन इतने पॉइंट्स के बारे में क्लियर कर लिया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। क्यों? क्योंकि हमने ये जो चैनल बनाया हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में भी यही बात कही थी कि मेरा एक एम है कि जो एजुकेशन है, ठीक है, वो सब के लिए हो, एजुकेशन फॉर ऑल। मैंने अपने वीडियो चैनल, मतलब इस यूट्यूब चैनल का यही एक एम रखा हुआ है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को शिक्षा मिल सके। तो इसमें मेरा छोटा सा कदम है, आप लोगों के साथ की उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हमारा साथ दें। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर से कहें। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट नई जानकारी और अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।